ಸಿರಿಟ್ಟವಳೆ ತುಟಿಗೆ ಕರುಣೆ ಮುತ್ತು ನಿನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಬ್ಬಿ ಗೊರವಂಕಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಗಂಟಲು ಬಾಯೆನ್ನುವ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಕರುಳು ಕರಗಿ ಜೀವಧಾರೆ ಹರಿದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಅಮ್ಮ ನೀನೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ। कलम भुवनेश्वर के इस सत्र में मैं डॉक्टर निधि गर्ग, प्रभा प्रदान फाउंडेशन, एहसास वुमन, प्रायोजक श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर मेफेयर होटल एंड रिजॉर्ट्स की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभा प्रदान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया के 40 से भी अधिक शहरों में लगातार संचालित हो रहे हैं। हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात, विशेष, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखिर जैसे कार्यक्रम भी करते हैं। जहां तक कलम की बात है तो अपनी भाषा अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाला यह कार्यक्रम अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इस मंच पर हम बड़े सम्मानित, चर्चित और कई बार नए लेखकों और कलाकारों को भी आमंत्रित करते हैं। कलम का उद्देश्य लेखक, कलाकार और उनके चुनिंदा प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जोड़ना है। मुझे खुशी है कि आज कलम के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं अनिल कुमार शर्मा जी, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के पूर्व उपाध्यक्ष। शर्मा जी की पहचान प्रवासी साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में होती है। आपने गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारी के रूप में विश्व के विभिन्न देशों में सेवाएं दी, जिनमें लगभग 9 वर्षों तक ब्रिटेन तथा फिजी में हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार एवं विकास के क्षेत्र में किया गया काम बेहद उल्लेखनीय है। हिंदी अनुवाद, निबंध लेख, नाटक, कविता, समीक्षा, ब्लॉग लेखन आदि क्षेत्रों में भी आपकी काफी काम किया है। आपने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग आदि संस्थाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आपकी कृतियों में कविता संग्रह मोर्चे पर, नींद कहाँ है और धरती एक पुल, ब्रिटेन की कवियों की रचनाओं का संकलन, संपादन और प्रवासी लेखन, नई जमीन नया आसमान आदि शामिल है। अब मैं आपका और अधिक समय ना लेते हुए आपसे आगे की बातचीत के लिए एहसास वुमन भुवनेश्वर डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी को आमंत्रित करती हूँ, जो आज के हमारी अतिथि अनिल कुमार शर्मा जी से संवाद करेंगी। तो अब आप सभी आराम से बैठिए और इस सत्र का आनंद लीजिए। धन्यवाद। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के पूर्व अध्यक्ष, प्रवासी साहित्य के अध्येता, गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारी के रूप में देश में और बहुत सारे और देशों में सीमा के पार आपने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए विशेष कार्य किया है। जब हिंदी के प्रचार और प्रसार की बात आती है तो एक बात निश्चित रूप से मन में आती है कि नहीं, अंग्रेजी तो जोड़ने का काम कर ही रही है। अंग्रेजी नौकरी दे रही है, पदोन्नतियां दे रही, वैश्विक स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी है, ग्लोबल विलेज बना रही है, एक दूसरे के नजदीक हमें ला रही है। भारत में भी लगभग अमूमन यही स्थिति है। तो ऐसे में किसी की क्षेत्रीय भाषा की या फिर हिंदी की आवश्यकता ही है। धन्यवाद जी। यहाँ पर इतना सुंदर स्थान है, उतना सुंदर इसका नाम है और उतने ही महत्वपूर्ण गंभीर
श्रोता जो भाषा में और साहित्य में रुचि रखते हैं उनके साथ उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मेरी जो पहचान है वो दो रूपों में है। एक भाषा से जो मेरा गहरा लगाव है, 1989 में जो संघलोक सेवा आयोग पर विश्व का सबसे लंबा धरना चला था, यानी कि शायद आज से जिसको कहें कि 40 साल से भी पहले, तो तब से मैं भाषा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और साहित्य से तो जब से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो तब से धीरे धीरे गियर में आते हैं, न्यूटन से शुरू करते हैं। तो भाषा से मेरा तब से गहरा जुड़ाव रहा। ये प्रश्न जो आपने किया है वो, यद्यपि सारे प्रश्न भाषा को लेकर काफी उनका उत्तर लंबा और जटिल होता है, पर फिर भी सरल कुछ उत्तर दिया जाए ऐसी कोशिश करते हैं। कल आपने देखा जो मुझे भेजा था आपने, क्योंकि मैं तो ज़्यादा देख भी नहीं पाया उसको, एक टेड टॉक्स हुई थी कश्मीर में, तो उसमें मुझे जाने का मौका मिला। उसमें 8 शायद वक्ता थे, तो उसमें से 6 कश्मीर से थे और बाहर से एक मैं था, एक और सचिन थे। तो ये जो अंग्रेजी वाला मसला है कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता, या अंग्रेजी के होते हुए हिंदी की जरूरत ही क्या है, या क्षेत्रीय भाषाओं की जरूरत भी क्या है, ये जैसे हम कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी बात है। हमारे सामने जो हो रहा है वो तो हमें दिख रहा है, पर जो नहीं हो रहा कई बार हम लोग वो देख नहीं पाते। आजादी के 75 साल हो गए, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक IIM अपनी भाषा से निकला। हम अपनी भाषा के कारण से अपने में हुआ जो पैरालिसिस है उसको देख ही नहीं पा रहे। हम तो कहते रहे हैं, धूमिल की एक कविता है, जब हम कविता की बात करेंगे तो, और मैंने भी कुछ उसी तर्ज पर लिखा है कि भाषा के नाम पर कोई दंगा हुआ, मैं नहीं चाहता कि कल भी अखबार में एक खबर आए, भाषा तो तोड़ती है दीवार, मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और दीवार बन जाए। धूमिल ने लिखा था कि हाय जो कसाई है उसकी नजर में तुम्हारा तमिल दुख मेरी भोजपुरी पीड़ा का भाई है। तो कहने का आशय यह है कि मुझे ध्यान है कि ये प्रश्न आउटलुक के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने मुझसे भोपाल में किया। हमारे देश के जो राज्य हैं उनकी 15 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या भी 4 करोड़ से ज्यादा, राज्यों की जनसंख्या। और आप लोगों को नहीं पता, परंतु मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसे देश में भी होकर आया हूं। बताया ना मैं फिजी था, तो फिजी के साथ 8 देश थे जिनकी जनसंख्या, अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनकी जनसंख्या 10,000 थी देश की। और ये मंदिर मालिनी जो है उतनी जनसंख्या उसकी होगी, पर वो देश है। और यूएनओ में उनका उतना ही बड़ा वोट है जितना कि भारत का। कहने का आशय है कि हम लोग अंग्रेजी के कारण से अपनी मौलिकता, अपनी शोध वृत्ति, अपनी क्षमताएं भूल कर हम एक तोता रटन, एक घिसे पिटे पैटर्न पर चलने वाले। और संक्रांत सानू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दुनिया में जो 20 बड़े देश हैं उसमें से 16 देश ऐसे हैं जो अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। जो 20 बड़े देश हैं जिनकी औद्योगिक क्षमता सबसे आगे, जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, और जब हम कहते हैं तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में तो अंग्रेजी की मानसिकता घुस गई है। हम जर्मन को भूल जाते हैं, जापान को भूल जाते हैं, फ्रांस को भूल जाते हैं, चीन को भूल जाते हैं, रूस को भूल जाते हैं, पुर्तगाल को भूल जाते हैं, स्पेन को भूल जाते हैं, ब्राजील को भूल जाते हैं। ये सब देश हैं जिन्होंने अपनी भाषा, दक्षिण कोरिया को भूल जाते हैं, इजराइल को भूल जाते हैं, जिन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से शिखर अर्जित किए। तो यहाँ पर अंग्रेजी के विरोध की बात नहीं है, पर एक संतुलन की बात है। एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी ठीक है,
परंतु हमारे करोड़ों करोड़ों युवाओं को, बालकों को, नई पीढ़ी को अगर अपनी संभावनाओं को पाना है तो वो केवल क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी के माध्यम से ही हो सकती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अक्सर यही मानती हूँ और ये मेरी सोच है कि मेरी भाषा मेरे अपने कपड़ों की तरह है जो मेरे शरीर को समझती हैं, और बाहर की भाषाएं भले ही बहुत चकाचौंध हो, चाकचक्य हो, लेकिन होती तो उधार के कपड़ों जैसी ही होती है। सन 1949 14 सितंबर के दिन भारतीय संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। अभी अभी हम हिंदी दिवस मनाकर आ रहे हैं। ये कहा गया कि 15 साल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी चलेगी, यानी कायदे से 1965 में अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। लेकिन फिर 15 साल कहते कहते हम इतनी दूर आ गए हैं, अब समझ नहीं आता कि सहभाषा कौन सी। लेकिन मैं बहुत आशान्वित हूँ स्थिति को देखकर, हिंदी की स्थिति को देखकर। एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगी। आपने शिक्षा के बारे में कहा, इंग्लिश मीडियम का दौर है। मेरा बेटा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। हम ये समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो फिर तरक्की होती है। तो हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षा के क्षेत्र में क्या भविष्य है? कितनी दूरी पर आपको नजर आता है कि ये भाषाएं शिक्षा के साथ बहुत आगे चल सकती हैं? देखिए, इसमें से दो बातें सामने आती हैं। आवाज आ रही? हेलो हेलो हेलो। एक तो आपने राजभाषा का प्रश्न किया कि राजभाषा अंग्रेजी सहभाषा के रूप में बनी और तब क्यों आई, और प्रश्न का दूसरा आयाम है कि शिक्षा में जो है, जब बच्चों ने मान ही लिया है कि हमारी भाषा तो जो है, मुझे अपनी एक कविता जो मैंने ब्रिटेन में लिखी थी उसकी एक पंक्ति, कुछ पंक्तियां ध्यान में आती हैं। कविता का शीर्षक है भटका हुआ भविष्य, और कविता वो इस तरह से शुरू होती है कि उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा और अपने दोस्त को कहा, माई ग्रैंडपा यूज्ड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था। हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था, जिसे हाथ तो पहनाया जा सकता है पर गले से नहीं लगाया जा सकता। और इसी कविता की कुछ अंतिम पंक्तियां हैं कि वो आ सकता है, उसे आवाज दो। उसे आवाज दो, वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। उसे आवाज दो। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। उसे आवाज दो, उसमें कुछ ना कुछ है जो खोलता है, तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है। उसे आवाज दो। भारत की जो संस्कृति देवताओं को जमीन पर बुला सकती है, वो उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है। उसे आवाज दो, वो सुरंग के मुहाने पर है, पर आएगा अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ भविष्य। तो मित्रों, इस बात को जो आपने कहा है, जो हमने कहा कि दो आयाम है। पहली बात तो यह है कि जो राजभाषा शब्द है ये आजादी से पहले इस्तेमाल हुआ। 2019 में मुझे एक मौका मिला, जब गृह मंत्री की जो स्पीच थी उस समय मैं सर्विस में था, तो मेरे पास आई उसको देखने के लिए। तो उसने राष्ट्रभाषा शब्द का इस्तेमाल किया। तो किसी ने कहा कि भाई इससे विवाद हो सकता है। मुझसे भी पूछा, मैंने कहा हाँ, इससे विवाद तो हो सकता है। और विवाद बाद में हुआ, डीएमके ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि, और ज्यादातर लोग अब ये कहने लगे हैं कि
हिंदी राष्ट्रभाषा कब से है? राष्ट्रभाषा तो सारी, ये एक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी को नाराज करना तो ठीक ही नहीं। 1918 में पहली बार गांधी जी ने इस देश में घोषणा की थी, इंदौर में, वहां कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, उन्होंने नहीं कहा था कि राजभाषा। और उसके बाद उन्होंने जो किया वो तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, कि उन्होंने अपने बेटे देवदास गांधी को प्रधानमंत्री और सब सांसद नहीं बनाया, उसको कहा कि तुम तमिलनाडु में जाओ और हिंदी का प्रचार प्रसार, और राजगोपालाचार्य जी के घर चले गए। और स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई इस देश में सब लोगों को जोड़ने की। फिर चाहे वो लोकमान्य तिलक थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जितने भी लोग थे हिंदी भाषी, अब दयानंद जो थे, महर्षि दयानंद, उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने से लिखा। तो हिंदी ने देश को जोड़ने का काम किया। परंतु उसके बाद जब राजभाषा बनी तो बहुत सारे लोगों का ये सोचना था कि एक स्टेटस को मेंटेन किया जाए, अंग्रेजी में काम चल रहा है उसको चलाया जाए। और आप सब भी जानते हैं कि जो उस समय कोई एक ऐसा कानून बन गया जो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए था, उसको बाद में कोई नहीं हिला पाया। तो इसलिए जो अस्थायी प्रावधान थे, अभी 370 हुआ तो बहुत उसमें दुनिया में हंगामा हुआ, तो उसके बाद उनकी जो कहना चाहिए कि व्यवहारिक चीजें, कि इसमें किसको कितनी नौकरी मिलेगी अगर हिंदी राजभाषा रही, वगैरह वगैरह। फिर 1968 में स्त्री भाषा सूत्र भी आया। तो कहने का आशय है कि वो जो स्वतंत्रता आंदोलन की भाव था, जो राष्ट्रीयता का भाव था, जिसमें हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की प्रचार प्रसार और विकास की बात थी, वो धीरे धीरे कमजोर हो गई। और उसके स्थान पर व्यक्तियों के, राज्यों के स्वार्थ, अभी हम देखते हैं कि कावेरी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक लड़ रहे हैं, तो ये सब चीजें सामने आने लगी। तो राजभाषा का जो प्रश्न है वो भी भारतीयता का, राष्ट्रीयता का, अपने देश को समझने का विषय, जिस पर हमें और अधिक प्रखरता के साथ अपना लेना चाहिए था। दूसरी बात जो आपने कही कि आपने कि बच्चे क्यों पढ़े, यहाँ पर अच्छी बात है कि बच्चे क्यों पढ़े। इस विषय से मैं सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि 30-40 साल से जुड़ा हूँ। हम देखते हैं कि 75 साल में, जैसे मैंने कहा कि ना कोई इंजीनियर ना कोई डॉक्टर बन सका। हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है संतोष तनेजा, उन्होंने 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी से फोन पर बात की। काफी दिनों से वो समय मांग रहे थे और उनको समय वाला जो पत्र है वो मैंने ड्राफ्ट करके दिया था कि हमको उनसे। तो 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि मैं बात करूँ, 2 बजे के करीब प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि देखिए, भारतीय भाषाओं के प्रश्न पर, व्यावसायिक शिक्षा में भारतीय भाषा, प्रोफेशनल कोर्सेज जिसकी मैं बात कर, मैं गृह मंत्री जी से बात कर चुका हूँ, शिक्षा मंत्री से बात कर चुका हूँ, और उपराष्ट्रपति जी से बात कर चुका हूँ, संसद के अध्यक्ष से बात कर चुका हूँ। अब दुनिया में 2 ही लोग हैं जिनसे बात नहीं की, एक ईश्वर और एक आप। और फिर उन्होंने कहा कि ये भारतीय युवाओं के साथ और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि 2 महीने बाद प्रधानमंत्री जी ने सहस्राम में पहली बार बिहार में घोषणा की कि अब से व्यावसायिक पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी जैसे किसी काम को करते हैं तो चुप नहीं रहते, उन्होंने उनको मैसेज भिजवाया कि शिक्षा सचिव जो है उनको बोलो। और शिक्षा सचिव ने एक कमेटी बनाई जिसमें 8 IIT के डायरेक्टर्स थे। मुझे भी उस कमेटी का एक सदस्य बनने का, संतोष तनेजा जी भी उसमें थे। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब से इंजीनियरिंग जो है उसकी, क्योंकि AICTE के चेयरमैन उसमें थे, तो अब से इंजीनियरिंग भारतीय भाषाओं में पूरे देश भर में पढ़ाई जा सके। और आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 50 से ज्यादा ऐसे यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं जिसमें अपनी भाषाओं में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, लगभग 12 भाषाओं। और उसी तरह से मेडिकल में भी जो है 13 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका मध्य प्रदेश में प्रथम वर्ष की जो उनकी शिक्षा है वो अब मेडिकल में MBBS के अंदर अपनी भाषा यानी कि हिंदी में प्रारंभ हो गई।
तो हमारा सोचना यह है कि जो ये उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब तक हम क्या चाहते हैं कि अपनी भाषा को बोली बनाना चाहते हैं कि डाइनिंग टेबल पर जब बैठे तो बात कर लें आपस में, या हम चाहते हैं कि हमारी भाषा ज्ञान विज्ञान की भाषा बने। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें व्यावसायिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में अपनी भाषा को लाना। आपने बिल्कुल सही कहा, भाषा तो ज्ञान विज्ञान के साथ आगे बढ़ती है और जब तक भाषा हमारे जीवन जीविका के साथ नहीं जुड़ती तब तक भाषा का विकास सिर्फ साहित्य संसदों तक सीमित होकर रह जाएगा। बात तो बिल्कुल सही कही आपने। आपने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और उस क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, देश में और विदेश में, और भाषा से संबंधित जो संस्थाएं हैं उसकी भी आपने सदस्यता की है और बहुत सारी संस्थाओं के आप प्रबोधानी हैं। और फिर आप सृजनात्मक साहित्य में भी आपका दखल है। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, भाषा और साहित्य। तो सृजनात्मक साहित्य के प्रति रुचि कहाँ से आती है और प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? क्योंकि एक तो बुद्धि का विषय है भाषा का प्रचार प्रसार और दूसरा हृदय का विषय है, तो इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे? जी, मैं नहीं समझता कि दोनों में कोई ऐसा खासा अंतर है। मेरे लिए साहित्य तो भाषा का एक अंग है, और जितना जितना हम साहित्य पढ़ते चले जाते हैं, जैसे मैंने अभी धूमिल की पंक्ति उद्धृत की थी, मैंने मेरी जो पहली पुस्तक जो लिखी थी, जिसकी कविताएं शायद 1984, 84 में लिखना शुरू किया था, और उस पुस्तक का शीर्षक था मोर्चे पर, यानी कि हम कभी नहीं है, हम तो मोर्चे पर हैं। और उस मोर्चे पर जो पुस्तक थी उसमें एक कविता है जिसका शीर्षक है पहला मोर्चा भाषा का। तो हमने तो माना ही कि जीवन में, जैसे उसकी एक पंक्ति, मुझे कुछ पंक्तियां ध्यान में आती हैं, कि हमारी भाषा वो नहीं हो सकती जिसके शब्द हमने शब्दकोश से बुने। हमारी भाषा वो नहीं हो सकती जिसके शब्द हमने शब्दकोश से बुने, बल्कि वही हो सकती है जिसके शब्द हमने माँ के पेट से सुने। तो इसलिए वो जो है मेरे जीवन का एक बड़ा भाषा से लगाव स्वाभाविक रूप से कारण से मेरा साहित्य सृजन से भी सीधा, इसलिए मैंने कहा कि उसमें कविता भी है, उसमें भाषा भी है। तो भाषा पर जैसे एक मेरी कविता थी, एक रचना है जो नींद कहाँ है, जो पुस्तक आज है उसमें वो है। तो उसकी पहली पंक्ति है कि उन्हें लोग जो 2015 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो उस समय जो हमारे एम्बेसडर थे श्री वीरेंद्र गुप्ता, उनके भाषण में उन्होंने इन दो पंक्तियों को जो अभी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसको कोट किया। वो थी कि हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान। हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। बोने से शख्स ने कहा यूं आसमान से, बोने से शख्स ने कहा यूं आसमान से, अंग्रेजी आती है उसे वो आसमान है। और तुलसी कबीर मीरा जब से हुए हैं कौन, बच्चों को पूछो कौन मीरा, कौन तुलसी कबीर मीरा जब से हुए हैं कौन, पूछा कि क्या यही हिंदुस्तान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी। बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शब्दकोश से शब्दों को निकाल कर हम साहित्य का हिस्सा तो बना नहीं सकते, और जब तक ये शब्द किसी की पीड़ा में डूबते नहीं हैं, किसी की हंसी में झूमते नहीं हैं, किसी के आंसू में तर नहीं होते, किसी की तकलीफ को सह नहीं सकते, वो साहित्य का हिस्सा शब्द कभी बन नहीं सकते। और अगर इस पीड़ा की, इस संघर्ष की बात करूं तो फिर झेला तो आपने भी बहुत है। प्रवास के दौरान लंबे समय तक आपने प्रवास किया। प्रवास चकाचौंध भले लगे, लेकिन जड़ों से उखड़ने का दर्द वही समझ सकता है जो प्रवास में रहता है।
ब्रिटेन के साथ आपने कई देशों में प्रवास किया और सबसे जो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है स्वीकृति का, कि हमें लोग कितना स्वीकारते हैं प्रवास के दौरान। ये तकलीफ, ये पीड़ा तो आपने भी झेली होगी। प्रवास जो है मुझे 9 वर्षों तक ब्रिटेन में और फिजी में, और उसके अतिरिक्त जब न्यूयॉर्क का विश्व हिंदी सम्मेलन था तब भी मैं 2007 में कोऑर्डिनेटर था, तो काफ़ी जाने का। और अभी भी वैश्विक हिंदी परिवार, जिसकी तरफ से मैंने बताया कि हर रविवार को शाम को 6 बजे हम ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं जिसमें 25 से 30 देशों के लोग भाग लेते हैं। तो उसके कारण से विश्व भर में मेरा हिंदी के लेखकों विद्वानों से काफ़ी गहरा संपर्क रहा। आज भी 4 से 5 बजे उनकी एक बैठक थी। हम लोगों को इसलिए बहुत ज़्यादा, हम ऑब्जर्वर की तरह तो देखते हैं उसको, परंतु चूंकि हमें तो पता है कि 4 वर्ष बाद हमने फिर हिंदुस्तान में वापस आ जाना है, और इसलिए शायद उस दर्द की वो इंटेंसिटी, वो गहनता हमें नहीं होती, परंतु हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, क्योंकि यहाँ समय का, मैं 2 छोटे से उदाहरण देता हूँ कि एक कार्यक्रम में मैं गया, मैं मुख्य अतिथि था ब्रिटेन में, और उसमें गीत गाया जा रहा था कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी। अभी पंकज उदास का दिल्ली में कार्यक्रम था, तो मैंने वो देखा भी, लाइव कार्यक्रम था। तो अभी कार्यक्रम साधारण है, यहाँ पर भी कोई गाएगा तो आप सुनेंगे, उसकी गायकी अच्छी होगी तो ताली बजा देंगे। और मैंने देखा कि उसको सुनते हुए वहां पर अगर उस सभागार में 70-80 लोग थे, तो आधे से ज्यादा लोग रो रहे थे। ये 2002 की बात। अब ये पीड़ा जो है वो किसी को बहन की याद आ रही है, किसी को माँ की याद आ रही है, किसी को पिता की याद आ रही है, ये संभव नहीं। और एक घटना फिजी की बताता हूँ, वो तो कल्पनातीत है। फिजी में एक बच्चों को जो पुरस्कार के रूप में हमने कहा भारत दे, तो ऐसी जैसे बच्चियां बैठी हुई हैं ऐसी थी, उसको प्रथम पुरस्कार मिला। तो मैं मेरे ऑफिस में आई, तो मैंने कहा कि आपको कुछ भारत से खरीदना है तो बताओ क्या खरीदना। तो उसने थोड़ा संकोच करती रही, फिर मैंने कहा कि बताइए बताइए, कोई बात, करेंगे कोशिश। तो उसने कहा कि सर मेरे माता पिता ये कहते हैं कि आप भारत जा रहे हो तो थोड़ी मिट्टी ले आना। मैं स्तब्ध रह गया। ये मैं 2017 की बात कर रहा हूं, मैं कोई 19वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा। और आप इसके आगे सुनेंगे तो और भी आपको आश्चर्य होगा कि मैंने कहा कि अच्छा कोई, तो बोली कि क्या हम अगर लाएंगे तो एरोप्लेन में दिक्कत तो नहीं होगी, ये प्रश्न था उसका। तो मैंने कहा नहीं, इतना कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, तो अगर प्लांट ना लाओ तो दिक्कत नहीं होती। तो उसने कहा कि जब मेरे माता पिता बात करते हैं तो मेरे पड़ोसी भी कई बार आ जाते हैं, और हम वो भी कहते हैं कि थोड़ी सी हमारे लिए भी ले आना। तो मैं कितनी ला सकता हूँ? आप देखिए, वो ऐसी बच्ची नहीं है कि वो बीए पास ग्रेजुएट है, वो उसको प्रथम पुरस्कार मिला। तो कैसा, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जीवन शैली बदलने के कारण से भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और उनको भी एक दर्द से गुजरना पड़ता है। तो मेरी ये जो पुस्तक है, जिसको आज, उसका एक शीर्षक कविता है नींद कहाँ। तो मैं नींद कहाँ, तो आप समझ सकते हैं कि भाई सब कुछ तो है, कोठी है, बंगला है, कार है, पैसा है, लेकिन नींद कहाँ। तो इसका एक अंश मैं आपको सुनाता हूँ। करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है। करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है। जिस समाज से आया था मैं, उस समाज का एक हिस्सा था। गांव गली चौपाल मोहल्ला सब पर मेरा ही किस्सा था। इससे उससे उससे इससे जाने किस किससे थी यारी। दादा नाना चाचा मामा जाने कितनी रिश्तेदारी। अब मैं हूं और मेरा सुख है। अब मैं हूं और मेरा सुख है। अब मैं हूं और मेरा दुख है। अब मैं हूं और मेरा सुख है। अब मैं हूं और मेरा दुख है। अब मैं हूं और मैं ही मैं हूं। मैं भी तो एक कैसा मैं है। इस मैं में तो देश नहीं है, इस मैं में परिवेश नहीं है।
इसमें में परिवार नहीं है, इसमें में संसार नहीं है, ये तो मदिरा है, हाला है, ये तो यौवन की ज्वाला है, उसके बाद तो धुआं धुआं है, करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है? मधुर मिलन है, सपने हैं, पर जिस पर बिछ बिछ जाए जीवन, जन्म जन्म का जो हो बंधन, जिसे कहूं अपना बस अपना, मीत कहाँ है? स्तब्ध कर दे ऐसा यौवन है, सुंदरता है, बालाएं हैं, रूप रंग से हाव भाव से जो मन को पागल कर जाए, पर मीरा सी प्रीत कहाँ है? शोर है, कोलाहल है, ध्वनियां है, थिरकन है, पर जीवन संगीत कहाँ है? स्वर्ण नगर में मीत कहाँ है? प्रीत कहाँ है? और जीवन संगीत कहाँ है? करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है? और उसकी जो कुछ पंक्तियां प्रवासियों को बहुत पसंद आती हैं, उसकी अंतिम पंक्तियां हैं और काफी उसको मुझे कहा जाता है बोलने के लिए कि घर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। घर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। भारत बस एक देश नहीं है, भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। कीचड़ हो या अंधियारा हो, हृदय कमल सा वो हंसता है। इतने राम और इतने कृष्ण अब जबकि पश्चिम में आए, तुम ही कहो कि टेम्स की धारा कैसे ना गंगा कहलाए। इतने राम और इतने कृष्ण अब जबकि पश्चिम में आए, तुम ही कहो कि टेम्स की धारा कैसे ना गंगा कहलाए। अब जब दुनिया एक ग्राम है, यही अयोध्या तू ही राम है। मन के भारत को जान, जगह बाहों में भर, जिस भारत को ढूंढ रहे हो, सात समंदर पार कहाँ है? तुम हो जहां, भारत भी वहां है, तुम हो जहां, भारत भी वहां है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। व्यंग्य एक सशक्त माध्यम है, बहुत ही सशक्त माध्यम है। प्राचीन परंपराओं, प्रचलित मान्यताओं, संकुचित विचारधाराओं पर शब्दों के कुठार से जो चोट करते हैं, उसका कोई सानी नहीं है। यह विधा आपकी कितनी प्रिय रही है? आपके स्वर में कितना व्यंग्य छलकता है? ऐसा है कि मुझे भी जो है एक समय समय पर हम भी जीवन में कई चरणों से गुजरते हैं। जैसे अलग अलग कहते हैं कि ए मैन विद मैनी हेड्स, तो कभी डिप्लोमेट का हेड हो जाता है, कभी एक अधिकारी का हो जाता है। अभी 3 साल केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में पूरे देश में जो हिंदी का और विदेशों में जो काम चल रहा है उसको देख रहा था। तो अलग अलग समय पर तो ऐसे ही जिस समय व्यंग्य लिख रहे होते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हमारे बहुत निकट के लोग हैं वो ये कहते नहीं कि आप कवि हो, वो कहते हैं कि आप तो व्यंग्य का। तो शायद उसका कारण ये है कि तो मैं एक व्यंग्य का एक अंश जो है मैं आपको सुनाता हूँ। प्रेम कथा मेरी और मेरे दांतों की। अच्छा। क्योंकि हम सब जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को एक शौक होता है कि वो किसी न किसी बीमारी के विशेषज्ञ बन जाते हैं। एकदम सही। राजनेता, व्यापारी, मल्टीनेशनल में काम करने वाले ब्लड प्रेशर व हृदय रोग के विशेषज्ञ, मधुशाला के प्रेमी, लीवर के विशेषज्ञ, मीठे के प्रेमी, डायबिटीज के विशेषज्ञ आदि आदि। आमतौर पर यह विशेषज्ञता उन पर जिंदगी ने थोपी हुई होती है। हॉस्पिटल में गए, 2 बार स्टंट लग गए तो हृदय रोग के बारे में ऐसे बताने लगते हैं जैसे किसी फेमस ब्रांड की विशेषताएं बता रहे हैं। कैंसर, हृदय रोग या किडनी, लीवर के बीमारियों के विशेषज्ञों का लोगों में बड़ा आदर है। लोग उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर इसमें जोखिम भी बहुत है। इन बीमारियों का फर्स्ट हैंड अनुभव बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं दांत विशेषज्ञ बनूं। किडनी और लीवर तो 1-2 हैं, दांत तो 32 होते हैं।
और इसी के साथ शुरू हुई मेरी दांतों से प्रेम कथा। हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवेश में हुए, तो वहां घर में टूथब्रश और पेस्ट नहीं होता था, दातुन होती थी या नमक तेल। दातुन करना बड़ा अच्छा लगता था, दांत घुसते रहो और आसपास थूकते रहो, सारी सड़क पर थूकते चलना जैसे दांत साफ करने का अनिवार्य हिस्सा। तब स्वच्छता जैसे लफड़े नहीं होते और कहीं अपराध बोध भी नहीं होता। आप एक बार थूकते तो सामने वाला 2-3 बार थूकता था। पैदल चलने वाले या साइकिल पर चलने वाले दातुन करने वालों से 5-10 फुट दूर से ही निकलते थे, जाने ये अगली बार किस तरफ मुंह करें। लोग मान लेते थे कि उनके दांतों को कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कुल्ला करने या रात को सोने से पहले ब्रश करने या दांतों का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। जवानी में ही जब लोगों के दिल में दर्द रहता है, तो मुझे पहली बार दांत में दर्द हुआ। दांत का दर्द दिल के दर्द का बाप होता है। बिल्कुल ठीक कहा। आधी रात को जब आप अपना मुंह थामे माई माई कर रहे होते हैं, तो सारे दर्द फीके लगने लगते हैं। अपने सूजे हुए मुंह और दर्द में डूबे चेहरे के साथ हमने भी बहुत सारी रातें मुकेश के गाने सुनते हुए बिताई। वह समय था जब व्यक्ति की जेब में प्रेमिका की तस्वीर के बजाय लौंग रहने लग जाती है। दिल के दर्द के साथ दांत के दर्द की ऐसी जुगलबंदी हुई कि हम अपने मोहल्ले के ट्रेजेडी किंग हो गए। आजाद मार्केट पुरानी दिल्ली के पास लाइन से दांतों के डॉक्टर की दुकान थी, पर वहां दांत बनाए जाते थे, मतलब पूरा सेट, या दांत उखाड़े जाते थे। बीच के मामले छोटी मोटी चीजें जैसे रूट कैनाल, फिलिंग जैसी चीजों का वहां कोई अस्तित्व नहीं था। उम्र ऐसी नहीं थी कि हम 2-4 दांत उखड़वा कर घूमते। इस बीच किसी ने हमें कनॉट प्लेस में एक चड्डा साहब का पता बताया। उन्होंने कुछ दवाई वगैरह लगाई, पर बात नहीं बनी। एक दिन जब उनसे हमारा दर्द देखा नहीं गया, तो उन्होंने देखा कि हम आंख में आंसू लिए हुए हैं, तो उन्होंने पंजाबी में कहा, कड़दा मतलब निकाल दो। मुझे कुछ देर उनकी भाषा समझने में लगी। मैं सोच ही रहा था कि उन्होंने मेरे असमंजस को हाँ समझ के एक बड़े लोहे के औजार से दांत पर ग्रिप बनाई। दांत उसका वो जन्म से साथी था, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। वे अपने बुढ़ापे की ताकत चेक कर रहे थे। मैं आहा करके चीख रहा था, पर दांत और डॉक्टर की गुत्था के बीच मेरी कौन सुनता। थोड़ी देर में कड़क आवाज हुई, उनका चेहरा मुरझा गया। मेरा जबड़ा खून में तर था। वे बोले, दांत आधे में टूट गया। बेटा अब ज्यादा दर्द होगा। मैं जो इतनी देर से करा रहा था, और दर्द की कल्पना से सिहर उठा। पर आधा टूटा दांत लेकर किधर जाता, क्या खाता। लंबी चौड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने दाढ़ निकाल दी और जख्म समय के साथ भरने के लिए छोड़ दिया। एक इसका ब्रिटेन का भी, जैसे यहाँ के दांत की बात है, ब्रिटेन में जब पोस्टिंग हुई तो दांतों से प्रेम कथा का अगला अध्याय खुला। किसी ने बताया कि उसके घर के पास एक पाकिस्तानी महिला डॉक्टर है। वह उसके क्लिनिक में गया, मैं उसके क्लिनिक में गया। जैसे ही उसे देखा, वहीं से उसके मन में भारत और पाकिस्तान के बीच निकट संबंध बने, ऐसी भावना पैदा हो गई। उसे अखंड भारत की कुछ बातें समझ में आई। उसने अपने स्तर पर भारत और पाकिस्तान में शांति के प्रयास शुरू किए। वह सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और मृदुभाषी थी। इतने गुण होने के बाद डॉक्टरीय योग्यता नहीं देखी जाती। वह मिस्टर शर्मा ऐसे प्यार से बोलती थी कि वह शर्मा जाता। अन्य दांतों के डॉक्टर की तरह वो कुर्सी में बिठाकर अपना मुंह मरीज के इतना नजदीक ले जाती थी
कि पत्नी के अलावा किसका मुंह आज तक इतना नजदीक नहीं था। उसे लगता है कि अगर किसी मरीज और डॉक्टर में इश्क होने की संभावना है तो वो सबसे ज्यादा दांतों के डॉक्टर हैं। जिनकी बात कहीं ना बन रही हो, वह अपनी प्रेम कथा पर औपचारिक मुलम्मा चढ़ाना चाहते हो तो दांतों के डॉक्टर के क्लिनिक में ट्राई कर सकते हैं। कई बार उसे शर्म भी आती, पर वह सोचता कि नहीं, वह नहीं शर्माती तो मैं क्यों शर्माऊं। वह जहां भारत और पाकिस्तान के एक होने की बातें सोचता था, उसे ऐसा लगा कि वह पाकिस्तान की तरफ से लूट कर बदला ले रही थी। उसके बाद चक्कर लगाना वैसे ही पत्नी को पसंद नहीं था। एक बार डॉक्टर ने उसे चार्ट दिखाया जिसमें 32 दांतों का चित्र था। फिर एक एक कर बताया कि उसके कितने दांतों में इंफेक्शन है। उसे समझ में आया कि मैं जिस दांत के दर्द की वजह से आया हूं, वह उसको ठीक करने के साथ दांतों का ठेका लेना चाहती है। उधर रोज खाली होती उसकी जेब को देख परिवार गुस्से में था। अफसोस, व्यक्तिगत स्तर पर भारी प्रयासों के बाद भी भारत और पाकिस्तान के संबंध न सुधरे। यद्यपि जेब कटने की कड़वाहट के बावजूद उसकी कई मीठी यादें शेष हैं। ये बहुत ही सुंदर व्यंग्य और उसके साथ हास्य भी, दोनों एक साथ, बहुत ही बढ़िया। इससे पहले कि ऑडियंस कुछ आपसे ये आपके प्रश्न का कमाल है। आपने मुझे बताया कि व्यंग्य भी पढ़ना मुझे ध्यान में तारीफ करता है जी। आप साहित्य के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हैं। आपने निबंध लिखे हैं, आपने लेख लिखे हैं, ब्लॉग्स लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं और कविताओं की आलोचना की है। सब साहित्य के हर एक विधा में आपने काम किया है। तो अब मैं आपसे, इससे पहले कि मैं ऑडियंस के पास जाऊं, आपसे रैपिड फायर करना चाहती हूँ। आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछूंगी, आप उसके उत्तर बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा। पहला प्रश्न, व्यंग्य या संवेदनशील कविता, आपको क्या पसंद है? संवेदनशील कविता। निबंध, नाटक, कहानी, ब्लॉग या कविता, इनमें से सबसे आपके दिल के करीब क्या है? दोहराना ही पड़ेगा। कविता। किसका नाम है? किसका नाम है? अब ये आप मेरे व्यंग्य का लाभ उठा रहे हैं। वैसे एक मुझे ध्यान में आया कि मैंने मोर्चे पर जो अपनी पहला संग्रह लिखा था, जी, उसमें उसके शीर्षक पेश के साथ लिखा था कि कविता एक कहानी है जी, एक नाटक है, एक व्यंग्य है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कोई भी, जैसे जो चित्रकार होता है उसकी कविता में चित्रकला है। आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि एक कार्यक्रम में मैं कविता पढ़ना था मुझे आमंत्रित कर रहे थे बाल स्वरूप राही, जो देश के बड़े प्रमुख कवि। तो राही जी ने शायद 90s की कोई बात थी, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसे कवि को बुला रहा हूँ जिसकी कविताओं में नाटक बहुत है। तो मुझे उस दिन, क्योंकि राही जी तो इतने बड़े कवि हैं, मुझे उस दिन पता चला कि मेरी कविता में नाटकीयता बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि जो तीनों चारों विधाओं की आपने बात की है, जितना हम इन विधाओं में दक्ष होते हैं उतनी हमारी किसी भी कला में, अगर कहानी में कविता हो तो बहुत। अभी मैं एक अपने लेख जो है गद्य संग्रह, उसका शीर्षक सोच रहा था, तो मेरे ध्यान में आया कि एक शीर्षक था, जड़ नहीं होती जड़ें। जड़ नहीं होती जड़ें। और जब मैं सोचने लगा तो फिर ये ध्यान में आया कि ये तो ऐसे जैसे कि कविता संग्रह का शीर्षक हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कविता, कहानी, नाटक, व्यंग्य अलग नहीं होते, सब एक के ही। मुझे समझ में आ गया सर, कविता किसका नाम है। आपके हिसाब से कविता जीवन का नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न, आपके प्रिय कवि कौन? अनिल जोशी जी के अलावा। मेरे प्रिय कवि, वैसे जब आप ये मेरी जो पहली पुस्तक उसका फिर उल्लेख करूंगा, मोर्चे पर जी, तो उस मैंने जब मैं कॉलेज में था तो जिस कवि को पढ़कर सबसे ज्यादा मैं प्रेरित हुआ वो थे धूमिल। और मेरी कविताओं में जब आप सुन रहे होंगे तो वो जो मुहावरेदार भाषा है
वो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पास, असल में क्या है कि हम जब कवियों को पढ़ रहे होते हैं तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि क्या है जो हमको जोड़ता है। तो मैं समझता हूं कि धूमिल एक ऐसे कवि हैं जिनकी जो शिल्प था वो मेरे कविता के सबसे नजदीक पड़ता है, परंतु जब हम प्रारंभ करते हैं धीरे धीरे हम अपना शिल्प विकसित करते हैं। बिल्कुल सही। आपका प्रिय उपन्यास? मेरा प्रिय उपन्यास, अब ये जो प्रश्न है ये भी मतलब एक तो इसका टिपिकल आंसर गोदान जैसा है कि जिसको हम कहें कि, परंतु मुझे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैं मतलब और मेरा पाठ बढ़ता गया तो मैं निर्मल वर्मा को बहुत पसंद करता हूँ और उनका लेखन चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो उससे ज्यादा अपने आप को पास पाता हूँ। जी। अभी मैं आज ही किसी से चर्चा कर रही थी, सुमन राजे जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो वैदिक ऋषिकाओं से लेकर अब तक लेखिकाओं की धाक तो हिंदी साहित्य पर बहुत रही है, तो कौन सी ऐसी लेखिका है जिनका साहित्य आपको बहुत पसंद, जिनका लेखन आपको पसंद? वैसे तो इसमें जब हम कहते हैं लेखकों को पढ़ते हैं तो प्राय ये लेखक लेखिका वाला अंतर करके हम उसको पढ़ते नहीं कि जो लिख रहा है वो अपने आप में एक न्यूट्रल जेंडर में लिख रहा है। बिल्कुल। और उसी के साथ ये बात जुड़ भी जाती है कि हमने जो नारी विमर्श या स्त्री विमर्श की जो बातें की हैं उसमें हमने एक स्त्री को दूसरी स्त्री का, स्त्री और पुरुषों को प्रतिद्वंदी बनाया, पूरक नहीं बनाया। जी, बहुत सही। तो मैं समझता हूँ कि ये दरअसल इसी उत्तर के लिए ये प्रश्न मैंने पूछा था। उसके बाद साहित्य सृजन के संदर्भ में आप परंपरावादी हैं या आधुनिक प्रयोगवादी? ये भी जैसे आप का ये प्रश्न था कि आप साहित्य को ज्यादा पसंद करते हैं, भाषा को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में जो है ये प्रश्न लगभग वैसा ही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों को मैंने पसंद किया लेखन में वो बहुत ज्यादा आधुनिक थे, परंतु जैसे अभी मैंने पुस्तक का उल्लेख किया कि जड़ नहीं होती जड़ें, तो मुझे भी कुंवर नारायण की तरह मैं कहूँ कि धीरे धीरे ये ध्यान में आया कि ये हमारी भाषा कितनी शक्ति देती है। और केदारनाथ ने एक कविता में लिखा कि हम तो जो पुराना लिखा है उसको दोहरा रहे होते हैं, हम तो कोमा फुल स्टॉप भी अपनी तरफ से नहीं लगाते। क्या बात कही आपने, मतलब साहित्य पुनरावृत्ति की पुनरावृत्ति है, ये बात तो हमेशा कही जाती है। हम अपनी मौलिकता उसमें जोड़ हमें मौलिकता उसमें अपनी जोड़ देते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन प्रश्न वहां सामने बैठे हुए इतने सारे मस्तिष्कों में भी गुलगुला रहे हैं, तो फिर कुछ प्रश्न वहां से भी आपके लिए। और नम्रता जी के साथ जुड़ने के साथ आप देश विदेश की सेवा में रहे हैं। जैसा आपने अपनी बात में जिक्र किया था कि धारा 370 जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने उठाई, तो वैसे आपको नहीं लगता है कि हिंदी भाषा को लोगों से दूर करने में उनको राजभाषा का रूप देना एक गलती रही होगी? क्योंकि हम जब कोई चीज़ अपनी बोलचाल भाषा में या बोलते ही अपनी बोली की भाषा या माँ की भाषा है उसको राजभाषा का रूप देके और उसके साथ फिर अंग्रेजी को जोड़ के एक दुविधा वाला कुछ ऐसा काम कर दिया है, और उसकी हमको सुधार लाने की जरूरत है सरकारी स्तर पे और बेसरकारी स्तर पे। उस प्रश्न को ठीक से ना समझने की वजह से ये गलती नहीं कि हमने जो निर्णय लिए उसका हम अनुपालन नहीं कर सकते, जिसका अनुपालन जरूरी था। हम आज ये कहें कि मतलब हमारी जो चाहे वो राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, शिक्षा की भाषा के रूप में हमारी भाषाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये तो शायद हम फिर दोबारा से एक शुतुरमुर्ग की तरह अपना रेत में सिर दे रहे हैं और अपने लाखों करोड़ों युवाओं, बालकों, शिशुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं,
जिसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और राजभाषा के रूप में या संपर्क भाषा के रूप में हमको ये चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि बाद में अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, राज्यों के स्वार्थ, ये सब चीजें ज्यादा प्रमुखता से आई, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन का जो भाव था, मैंने 1935 की फोटो देखी, उसमें एक चित्र है जिसमें राजेंद्र प्रसाद हैं, जिसमें गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, सरदार पटेल हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, वर्धा का फोटो है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, और बैठ के क्या चर्चा कर रहे हैं इस देश में हिंदी को कैसे लाया जाए। कौन लोग हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, जिन्होंने देश के इतने बड़े बड़े चरित्र जिनको हम सब लोग पूछते हैं, वो बैठ के भाषा की चिंता कर रहे हैं। शायद हमने उनके साथ धोखा दिया, और हमको ये अवश्य चाहिए कि हम अपनी भाषाओं को वो स्थान दें। मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी भाषा से, मैंने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा प्रत्येक राज्य में, तो अपनी भाषाओं को हमको स्थान देना चाहिए और अपने युवाओं को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को इससे सवाल पूछने से पहले तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पिछले 2 कलम में मेरे को ऐसा लग रहा था कलम का स्याही खत्म हो गया, अब आपने 4 चंद लगा दिए कलम में। बहुत दिनों के बाद लोगों ने हंसे, ऑनेस्टली से। और अब आता हूं सवाल पे। जैसे हिंदी का, अंग्रेजी का, उड़िया का, बंगला का, जैसे भी कोई भी मातृभाषा का बोलिए, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा, हमने जब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चालू कर दिया, उनको अखबार पढ़ना बंद कर दिया या बोलने से पढ़ते भी नहीं है, आगे जाके उनको बोलेंगे भैया हिंदी पढ़ ले। जैसे अभी कानून में अपना बदलाव आ गया, भारतीय संहिता बन गया, अचानक से इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से आ गया अचानक हिंदी में, जबकि ये इतना मुश्किल बात है, जो करता है वही जानता है। वैसे अगर छोटी से लफ्जों में कहे, अंग्रेजी के साथ यहाँ मिला के कोई बोलता है यंग लड़का, उसको उड़िया में कहते हैं पखाल, पखाल मतलब वाटर राइस, जिसको मान लो किसी लड़के को या लड़के को बोलने में शर्म लगता है कि मेरे घर पे पखाल, यू नो हैड सम पखाल टुडे इन द मॉर्निंग। सो मतलब उनको लगता है कि कहीं से शर्म वाली बात हो गया पखाल खाना। दे यूज्ड टू टॉक लाइक दिस। जैसे साइकिल में पिताजी जा रहे हैं, यू नो माय फादर यूज्ड टू गो लाइक गड़ते दम तक, तो गड़ते दम तक बोलने से इनको शान से बोलने वाली बात लगता है, साइकिल बोल देने से इनको तोहिन वाली बात लगता है। सो हाउ कैन वी चेंज द माइंडसेट ऑफ यंगर जनरेशन? हिंदी के साथ अंग्रेजी के साथ भी बढ़ना चाहिए, इसलिए कि अंग्रेजी अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज का माध्यम है। उसके बाद अगर इंटरनेशनल है, नेक्स्ट इज फ्रेंच। कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग सीखते हैं? सर ये आप बताएं, या आपका जो तजुर्बा है आगे कैसे बढ़ाएंगे अंग्रेजी के साथ हिंदी, ये बताइए। कि आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। हमारा प्रयोजन जो है, और निधि जी का, वेदना जी का, मैं इनको ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि क्या मुझसे बुलवाना है, ये तो ये जानते तो कला है, तो इसलिए एक बार जरा जोरदार तालियां। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं एक परिवार के बीच में, मैं तो वैसे भी जो संस्था बनाता हूँ उसको परिवार ही नाम दे देता हूँ, वैश्विक हिंदी परिवार जैसे है। तो आप सब लोग बड़े घनिष्ठ हैं, आत्मीय हैं। ये जो प्रश्न है, हम सब लोग पिछले 1 घंटे से इसी से जूझ रहे हैं कि बच्चों को या युवा पीढ़ी को, अब मेरे ख्याल से मैंने अपनी कविता में उसका जवाब और सवाल को दोनों को ढूंढने की कोशिश की कि बच्चों का क्या एटीट्यूड है। मैंने बताया इसे हाथ तो पहनाया जा सकता है पर गले से नहीं लगाया जा सकता। जो मैं बता रहा हूं तो वो वही है। उसी कविता में आगे है कि मैं आगे सुनाता हूँ आपको कि वो कहते हैं कि वही कहता है कि माय ग्रैंडपा यूज्ड टू स्पीक, इसे हाथ तो पहनाया जा सकता है पर गले से नहीं लगाया जा सकता। उसके पास चंद तस्वीरों का एक कोलाज, उसके जीवन का फलसफा बिल्कुल साफ है। उसके पास चंद तस्वीरों का एक कोलाज,
सुना उसके पास चंद तस्वीरों का एक कोलाज है। भोग, कैरियर, उपभोग, इनसे जो तस्वीर बनती है वो उसके लिए काफी है। बेकार के पचड़ों के लिए अभी उम्र बाकी है। भारत उसके लिए एक पहेली है। वो भारत से ज्यादा स्पेन के बारे में जानता है क्योंकि स्पेन की एक लड़की उसकी नवीनतम सहेली है। उसके मन का घड़ा गंगा जल से बिल्कुल रीता है। वो नहीं जानता क्या गीता है क्या सीता है। पर उसे यहाँ तक कौन लाया? कौन है जिसने उसे अपनी माँ का नाम और पता तक नहीं बताया? उसके पिता जब यहाँ पर आए, उस पीढ़ी के लोगों का यह सोच था, भाषा, रंग और भारत उनके लिए एक बोझ था। रंग का तो वो क्या करते, पर भाषा और भारत को उन्होंने जल्द से जल्द जीवन से निकाला और दिमाग के कूड़ेदान में डाला। उनका कहना था कि ये तो दूसरा ही जहां है, तुम ये बताओ कि भारत में भी भारत की भाषाएं कहां। वो तर्क थे या बहाने थे? बबूल बोया था तो आम कहां से आने थे? वो तर्क थे या बहाने थे? बबूल बोया था तो आम कहां से आने थे? अब सफलता तो है, पर किसके साथ मनाएं? किसके साथ बैठकर खुशी के गीत गाएं? अब वो अश्वमेध का ऐसा घोड़ा है जो दुनिया तो जीत जाएगा, पर जीतने के बाद लौटकर क्या घर आएगा? और अंत यही है कि वो आ सकता है, उसे आवाज दो। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है। नमस्कार। अपनी आधिकारिक भाषा बनने जा रही है। हिंदी में अनेक तकनीकी विकास दिनों दिन हो रही हैं। प्रौद्योगिकी की बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। भारतीय भाषाओं के अंदर में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ वगैरह की सारी पढ़ाई भी हो रही है। फिर भी आपको जब हिंदीतर भाषी बच्चों को और विदेश में लोगों को हिंदी सिखाने के दौरान कई तरह की समस्याएं आई होगी। आज भी देखिए, जो पत्र पत्रिकाएं हैं या आपके प्रकाशन हैं, उनमें वर्तनी की सुविधा, वर्तनी हो या लिपि की अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ रहती है। और क्या आपको नहीं लगता कि ये जो फिलहाल जो मानक बने हुए हैं उन्हें कोई मानता नहीं है? इन मानकों में सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पंसारी जी और पंसारी जी को विशेष धन्यवाद इसलिए कि इस पूरे सभागार में जो मुझसे पूर्व परिचित एक चेहरा है वो पंसारी जी का है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों में जुड़ते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ये मानता हूँ, ये जो प्रश्न है आपका कि हम जो विभिन्न आयाम है शिक्षण के, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। परंतु आज हम जहाँ पर बैठे हैं और जो चर्चा कर रहे हैं, मुख्य प्रश्न एटीट्यूड का है, दृष्टिकोण का है। हमारा अपनी भाषाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है? अब उपाध्यक्ष के रूप में मैंने देखा कि लोग पढ़ा रहे हैं और जिनको केवल हिंदी आती है उनको वो पढ़ा रहे हैं, और लोग जो पढ़कर आ रहे हैं वो बहुत अच्छी हिंदी सीख रहे हैं। मैं तो ऐसे कार्यक्रमों में गया तो एक अंग्रेजी बोलने वाला या किसी और भाषा बोलने वाला ही हिंदी पढ़ा सकता है, वो भी बात नहीं थी। तो मेरा कहना है, और आज सारी दुनिया भर में मैंने देखा कि केंद्रीय हिंदी संस्थान से निकले हुए लोग एम्बेसडर भी बन गए। यद्यपि मैं हमेशा मानता हूँ कि अपनी भाषा को लेकर, और मैं आप सब लोगों से जो मेरे दिमाग में प्रश्न घूमता है, आप देखिए कि सब लोग भाषा की चिंता की बात कर रहे हैं, हम कितना समय देते हैं अपनी भाषाओं में। मैं अभी एक सवाल आपसे पूछता हूँ, हिंदी में आप या किसी भी भाषा में, मुझे बाकी भाषाओं का नहीं पता, ऑनलाइन हिंदी टीचिंग, इसका एक कोर्स बता दो जो बच्चे करते हैं। एक कोर्स, मैं आपसे दो नहीं कह रहा कि आप यहां से मुझे इसके बाद प्रश्न करें कि आप तो हिंदी संस्थान कह रहे थे, आप बताइए ना कोई जिसमें मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं। हमारे पास है ही नहीं, तो हमने उसका महत्व ही नहीं कभी समझा। मैं जब संस्थान के अंदर शासी परिषद में हमने उसको 59 लाख रुपए उसके लिए पारित करवाए और लेकिन लोग उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। और मेरे ध्यान में वो एक ऐसा है कि जो मेरे नजर में बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो हमें
अपने दृष्टिकोण को, अपनी भाषाओं के महत्व को समझना होगा और सिर्फ कागजों में नहीं समझना होगा, उसके लिए अपने आप को, अपना समय, अपना दृष्टिकोण, अपने संसाधन लगा। मैं समझता हूँ कि कलम जो ये कर रहा है, और बताया मुझे निधि जी ने कि आखिर के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित कर, ये बहुत बड़ा काम। मैं समझता हूँ कि, और आप इसको अन्यथा ना लें, मैं हृदय से समझता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर कलम के आयोजकों को हम अपनी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को इतना रेखांकित करना, इतना प्रोत्साहित करना, उनके लेखकों को इतना महत्व देना, शायद मैंने यही देखा है और कहीं नहीं देखा। एक आखिरी सवाल। हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और हृदय से अभिनंदन करते हैं। दो शब्द सर मुझे याद आए हिंदी में। अभी हमारे मित्र जो शास्त्री जी थे, ये कोर्ट में एडवोकेट हैं और बार काउंसिल में उपाध्यक्ष थे, इन्हीं को देख करके मुझे दो शब्द याद आए। हम लोग अंग्रेजी क्यों यूज करते हैं मुझे मालूम नहीं, किन लोगों ने इसको हमारे ऊपर थोपा। हमारी भाषा इतनी सुंदर थी, कचहरी, कच का मतलब होता है बाल, माने हमारे जाते जाते बाल उड़ जाए उस जगह हम कहते हैं कचहरी। इतना सुंदर शब्द है कचहरी, हमारे बुजुर्गों ने नाम दिया था। और दूसरा वकील का नाम है कलह। कलह है उपभोगी, माने जो दो लोगों के बीच में कलह हो तो उससे वो अपना उपार्जन करता है। दोनों शब्द इतने सुंदर हैं, लेकिन इनको अंग्रेजी में एडवोकेट और कोर्ट का सर क्या मतलब है? इससे कोई मतलब ही नहीं बैठता, हमारी समझ में नहीं आती भाषा क्या है सर। इसके बारे में कुछ बोलेंगे सर। कलह से उपार्जन करने वाला एक इतिहास, ये जो आपने जो बात कही ना, वो बहुत गहरी है जी। जो हम ये सवाल है कि जैसे कहते कि भाई अगर अंग्रेजी आ गई तो नुकसान क्या है। अभी मैं एक हफ्ते पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के अंदर, मैं हिंदी दिवस पर मुझे बोलना था, तो वहाँ कोई एक सज्जन थे टीवी के पत्रकार, तो जो कुछ वो मुहावरे बता रहे थे लोगों को। तो मैंने खड़े होकर उसमें से एक मुहावरे को के बारे में पूछा। मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अब इसमें भानुमती कौन है पता है? दुर्योधन की पत्नी। तो फिर दुर्योधन की पत्नी का एक कुंभा जोड़ने से क्या मतलब हो कि भानुमती ने कैसे कुंभा जोड़ा हो? इसके पीछे का एक कहानी है, और वो कहानी है कि महाभारत में जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उसका विवाह अर्जुन से करा दिया गया, भानुमती का, जो कि कट्टर प्रतिद्वंदी थे। और उसके बाद उसका विवाह हुआ और धृतराष्ट्र तो उनके साथ ही गए, और उसके बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया अर्जुन ने, और उनकी व्यवस्था की। मैं सब बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारे एक पंक्ति में हमारे देश का, हमारी विरासत का इतिहास होता है। किसी का आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है, आज इन्होंने दिखाया यहाँ पर भी कि किसी काम का श्री गणेश करना। अभी श्री गणेश करना कहां से आ गया? हमारा एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, एक एक कहानी, एक एक कथा, एक एक मुहावरा, जिससे हम अपने देश को, उसके दर्शन को समझ सकते हैं। इसलिए भाषा का प्रश्न केवल भाषा का प्रश्न नहीं है। यहाँ तो समय नहीं है, वरना मैं आपको जरूर बता, मेरा एक कल ही मैं इनको धन्यवाद दूंगा। मैं तो ज्यादा इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देता। एक टेक टॉक मैंने कश्मीर में की थी, जिसका शुरू में मैंने उल्लेख किया। उसमें भाषा केवल भाषा नहीं है। हमारे एक मित्र है, IAS ऑफिसर है, वो कहते हैं कि भाषा का जो अधिकार है वो मानव अधिकार है। कैसे? आपको दवाई का वो मिला पर्चा, आप पढ़ ही नहीं पा रहे, गरीब आदमी, उसको पता ही नहीं कि कौन सी दवाई खा रहा है, उसको कितनी डोज लेनी है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। हम दुकानें जो आज हम बचपन में थे तो हमारे यहाँ पर जो दुकान थी, एक हकीम की दुकान थी, एक वैद्य की दुकान थी, और 3-4 मोहल्लों में एक वेस्टर्न मेडिकल स्टोर था। आज क्या हो गया? हकीम खत्म हो गया, वैद्य खत्म हो गया, और एक मोहल्ले में 4 मेडिकल स्टोर हो गए। किताबें पढ़ते हैं तो केवल अंग्रेजी की किताबें पढ़ते हैं। हमारे कितने बच्चे जा रहे हैं? अभी कनाडा का सवाल खड़ा हुआ तो कल यही कि इतने बच्चे गए हुए हैं, उनका होगा क्या?
लाखों लाखों करोड़ अपनी भाषा, जो बच्चे जाते हैं उनके लिए हम देते हैं। तो कहने का मतलब इसको केवल भाषा का प्रश्न नहीं चाहिए, समझिए ये हमारी जीवन शैली का भी प्रश्न है। बिल्कुल सही। हम क्या खाते हैं? अब उससे आपकी बात से याद आई, अभी बहन जी हैं सामने साड़ी पहन रखी है। अब भारत में साड़ी डे बनाया जाता है। आपने कोई टेलीविजन सीरियल ऐसा देखा है जिसमें जो मुख्य पात्र वो साड़ी पहने हुए? आप पुराना दूरदर्शन पर देखिए, सलमा जो है, सलमा सुल्तान जो थी वो साड़ी पहनकर समाचार, अब कोई समाचार नहीं करता, सब साड़ी डे। उसका दूसरा एस्पेक्ट देखिए, हमारी जो साड़ी इंडस्ट्री है वो लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। हमारे जो साड़ी बनाने वाले लोग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे अगर साड़ी छोड़ दी। तो पूरे देश की, चाहे वो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो समाज व्यवस्था है, चाहे वो दर्शन है, वो भाषा पर निर्भर है। इस भाषा के प्रश्न को केवल भाषा तक नहीं समझिए, आपने इस प्रश्न को उठाया, धन्यवाद। बहुत बहुत जगह बंदा है तू नहीं खुदा, बंदा है तू नहीं खुदा। किन सपनों में खोया है, किन सपनों में खोया है, गाफिल अपनी नींद भगा, गाफिल अपनी नींद भगा। अपनी बोझ गिरेगा तू, अपनी बोझ गिरेगा तू, चल जल्दी धरती पर आ, चल जल्दी धरती पर आ। एक खूबसूरत सर ने लिखा है, आप सभी कविता ये किताब जब लेके जाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना संवेदनशील और कितनी अच्छी अच्छी बातें सर ने कविताओं के रूप में लिखी हैं और बहुत ही सुंदर मैसेज इसके थ्रू सर देना चाहते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नम्रता चड्ढा जी को, जो फॉर्मर मेंबर रह चुकी हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का और विमेन कमीशन का। प्लीज आइए मंच पे और सम्मानित कीजिए सर को। आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, खासकर हमारे आज के अतिथि अनिल कुमार शर्मा जी और उनसे बातचीत कर इस शाम को यादगार बना देने वाली एहसास वुमन डॉक्टर रामलक्ष्मी जी का हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर मेफेयर होटल एंड रिजॉर्ट्स का भी सहयोग के लिए आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब एक एक किताब ले सकते हैं और सर से ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।